हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 11वीं की इतिहास का, जिसका नाम है जी लेखन कला और शहरी जीवन। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 100% श्योर हूँ, मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपका इसी पीडीएफ के अंदर से होगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, देखो बच्चों को है ना, चैप्टर पढ़ने के बाद एग्जाम में दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि कोई क्वेश्चन आता है ना तो वो उसका आंसर नहीं कर पाते। पता है क्यों? देखो, रीजन ये नहीं है कि उन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, पढ़ा होता है, अच्छे से करा होता है, बट फिर भी उनको दिक्कत आती है। मेन रीजन ये है कि उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वही समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, और डोंट वरी आंसर भी दिखाऊंगा। मैंने इतनी सारी पीडीएफ इसलिए खोल रखी है नोट्स की, ताकि मैं आपको आंसर भी बता दूं। ओके, तो ये भी बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है, ताकि एग्जाम में बिल्कुल कोई दिक्कत का चांस ही ना रहे। ठीक है, मतलब मैंने सब कुछ कर दिया आपके लिए, आपको बस वीडियो देखनी है। ठीक है जी, चलो जी, अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। ओके, अच्छा एक और बात यार, अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आ रहे हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। इस चैप्टर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो वैसे तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में भी कवर करवाने की कोशिश करूंगा, बट आपको पता ही है क्या, अगर आप अलग से 50-60 एमसीक्यू की वीडियो देख लोगे, और मैंने ना जैसे क्वेश्चन पूछने के बाद 2-3 सेकंड का आपको टाइम भी दिया है उस वीडियो के अंदर, ताकि आप खुद भी आंसर कर पाओ, तो एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा आपको आपका। चाहो तो ये वीडियो देखकर आप उस एमसीक्यू पे जा सकते हो। ठीक है, चलो जो वीडियो शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, मेसोपोटामिया का तात्पर्य क्या है, मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, या आपसे ये पूछा जाए कि मेसोपोटामिया कहाँ पर है, तो सारे के सारे का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मेसोपोटामिया ना बेसिकली एक जगह है। ठीक है, और मेसोपोटामिया एक शब्द है। ठीक है, जगह है, और बेसिकली मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का एक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम है मैसोस और पोटामस। इन दोनों से मिलकर मेसोपोटामिया बना हुआ है। मैसोस का मतलब होता है मध्य, पोटामस का मतलब होता है नदी, यानी नदियों के बीच में बसा हुआ एरिया जो होता है उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो आज आपको कोई देश का नाम नहीं मिलेगा मेसोपोटामिया, क्योंकि वो आज इराक कहा जाता है उसको। ठीक है, इराक कहा जाता है, इराक गणराज्य का हिस्सा है आज का मेसोपोटामिया। ठीक है जी, अच्छा अभी मैंने बोला नदियों के बीच में कौन सी 2 नदी, तो दजला और फरात। अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है जी, देखो एक थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन भी डाले, ऐसा नहीं है कि सारे बड़े ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताओ। आपसे ये पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया जो है उसका वातावरण कैसा है। ठीक है, मेसोपोटामिया के उत्तर भाग में क्या स्थित है, या स्टेपी शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और आपसे घुमा के ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी एरिया जो है वो रेगिस्तान वाला एरिया है, क्षेत्र है, बट फिर भी वहां पर खेती कैसे हो जाती है। अब आप बोलोगे सर आपने तो क्वेश्चन बिल्कुल ही चेंज कर दिया। डोंट वरी, ये बिल्कुल आंसर में ही दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जो मैं अभी आपको आंसर पढ़ाऊंगा ना, तो भौगोलिक स्थिति में ही वो आ जाएगा, स्टेपी के क्षेत्र और दक्षिणी एरिया जो है मेसोपोटामिया को रेगिस्तान का, फिर भी वहां पर खेती कैसे हो जाती है, उसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है जी, कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना आप? चलो अब डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं। तो जी ये रहा आपका आंसर, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो ये रहा। पहले तो ये मान लो मेसोपोटामिया है, तो पहले तो पूर्वोत्तर भाग की बात करते हैं, यानी ईस्ट वाले एरिया की हम बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ईस्ट वाला जो एरिया है ना, वहां पर बड़े बड़े मैदान है, पहाड़ भी हैं और पेड़ पौधे भी हैं। ठीक है, और हमारे पहाड़ जो है उसमें इतने पेड़ है कि वहां पर बिल्कुल ही एक तरह से वृक्षांच्छिद हो जाता है, मतलब पर्वत पे पेड़ ही पेड़ हमें दिखाई देते हैं, ग्रीनरी दिखाई देती है। यहाँ पर स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं बारिश भी अच्छी खासी होती है। कहाँ पर? हमारे ईस्ट वाले एरिया में बारिश भी अच्छी खासी होती है, और इसी की वजह से यहाँ पर सबसे पहले खेती होना शुरू हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व याद है ना आपको? देखो ईसा पूर्व होता है, ईसा मसीह का जन्म 0 साल में हुआ था। ठीक है, अभी 2022 चल रहा है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि ईसा मसीह की जन्मदिन जो है वो ईसा मसीह को जन्म हुआ 2022 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये समझ सकते हो। 222 बर्थडे बनाएंगे हम। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ईसा मसीह जी के जन्म से 7000 साल पहले से लेकर 6000 साल पहले के बीच में यहाँ पर खेती होना शुरू हुई थी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेसोपोटामिया का उत्तर वाला। ठीक है, हमने पूरा वाला देख लिया। उत्तर वाले क्षेत्र की बात करें ना, तो यहाँ पर स्टेपी है, यानी बड़े बड़े घास के मैदान है, और यहाँ पर ज्यादातर लोग है ना किसानी की जगह पशुपालन करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मैदान है, यहाँ पर स्टेपी के मैदान है, तो यहाँ पर लोग अपने जानवरों को चरा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर खेती की जगह पशुपालन को ज़्यादा पसंद किया जाता है। सर्दियों में जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जो बिल्कुल यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह, घास वगैरह उगती है ना,
उसको खिलाकर जो किसान है वो सॉरी किसान कह रहा हूँ मैं, अब जो पशुपालक है मतलब जो पशु पालता है वो अपने जानवरों को यहीं पर चराता है। ठीक है जी। स्टेपी का आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो मेसोपोटामिया के अंदर जो बड़े घास के मैदान थे उनको स्टेपी कहा जाता है। ठीक है जी। चलो ओके आप ये भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आए तो कि स्टेपी वाले क्षेत्र में, जो स्टेपी वाला क्षेत्र है वो हमारे मेसोपोटामिया का उत्तर वाला भाग है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं पशुपालन ही करते हैं। पूर्व वाले हिस्से की बात करते हैं। हमने पहले क्या बात करी थी, उत्तर पूर्वी पूर्वोत्तर भाग की बात करी थी। अब पूर्व के बारे में थोड़ी सी और देख लेते हैं। पूर्व में है ना एक दजला रिवर। ठीक है, दजला और सहायक नदी ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। ठीक है, तो यह हमारे जो पूर्व से है ना नदियाँ जाती है, दजला और उसकी सहायक नदियाँ जाती है, तो वो कहाँ जाती है, ईरान जाती है। ठीक है, तो वो जो नदियाँ हैं वो हमारे मेसोपोटामिया से ईरान लेकर जाती है, तो आप कह सकते हो परिवहन का अच्छा साधन है। अब आते हैं जी दक्षिणी क्षेत्र पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी क्षेत्र है ना वो रेगिस्तान वाला इलाका है, फिर भी वहाँ पर खेती होती है, अभी पता चलेगा कैसे होती है। यह वह साधन है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली की का विकास हुआ था। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि लेखन प्रणाली की शुरुआत मेसोपोटामिया के किस क्षेत्र से हुई थी, तो दक्षिणी क्षेत्र से हुई थी जो रेगिस्तान वाला इलाका है। इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, मतलब यहाँ पर खाना भी उगता था। अब आप बोलोगे सर रेगिस्तान का इलाका खाना कैसे उगता है, वो पता चलेगा आपको। देखो क्योंकि फरात और दजला दजला जो नदी है वो उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहती थी या लाती रही है। कभी कभार इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती थी और पुराने ज़माने में यह धाराएं सिंचाई की नहरों के काम देती थी। ठीक है, इसमें गेहूं, जौ, मटर, मसूर की खेती की सिंचाई के लिए की जाती थी, मतलब इसका इस्तेमाल, मतलब समझ आया आपको। बेसिकली क्या होता है कि दजला और फरात पहाड़ों से निकलती है, तो पहाड़ों से निकलने के साथ अपने साथ है ना बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है और दक्षिणी क्षेत्र में लेकर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती होना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, और कभी कभी तो बहाव इतना तेज होता है इन नदियों का कि यहाँ पर बाढ़ भी आ जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर इन सब की खेती जो होती थी उनकी सिंचाई के लिए हमारी दजला और फरात की सहायक और दजला और फरात की जो नदियां हैं उनका प्रयोग किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की विशेषता बताइए। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की क्या विशेषता थी, या मेसोपोटामिया के शहर का व्याख्यान करें। ठीक है, या क्या चीज़ें मेसोपोटामिया के शहर को बाकी क्षेत्रों के शहर से अलग बनाती थी, या ऐसे। ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये मैंने सेकंड पार्ट में करवाया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जी यहाँ पर, छोटा सा प्यारा सा आंसर है इसका, बट है बहुत इंपॉर्टेंट जी। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, पहले तो ऊपर एक मार्क्स का क्वेश्चन भी करवा देता हूं कि माना जाता है कि मेसोपोटामिया में है ना जो सबसे पहला नगर शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ था ना, वो कांस्य युग यानी 3000 ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। मतलब मेसोपोटामिया में नगर बनना 3000 साल पहले शुरू हो गए थे। आप देख सकते हो कि मैंने चैप्टर भी समझा रखा है इसके ना, मैंने वीडियो भी बना रखी है चैप्टर की। तो अगर आपके पास टाइम है, देखो अगर आपके पास 1-2 दिन है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वीडियो देख कर जाओ, सिर्फ और सिर्फ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख कर जाओ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि ये वाला आपके फाइनल में भी आने वाला है, तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बोलूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो दे रखी है, सारी चीज़ें बहुत डीप में समझा रखी है, तो वो वीडियो जाकर आप देख कर आ जाना। तो मतलब बारे नहीं आ रही है एक तरह से, वो वीडियो देख लोगे तो आप। ठीक है, बट आप अगर 1-2 दिन है तो ये करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बच्चे डरेंगे सर अभी अब चैप्टर कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, आप ये करके जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट टाइम है तो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बच्चे आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शहरी जीवन की विशेषता बताइए। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की विशेषता, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। देखो शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन यानी काम बंटावा होता है। देखो गांव में क्या होता है, चाहे अपने जानवरों को पालना हो, चाहे खेती करना हो, चाहे औजार बनाना हो, सारा काम एक ही बंदा करता है। बट शहरों में क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। लोहे का काम लोहार करता है, सोने का काम सुनार करता है, खेती किसान करता है, जानवरों को पालना वो जो पशु पालता है वो करता है। तो ये सबका काम है ना, विभाजन होता है शहरों में, तो ये पहली विशेषता है। दूसरा है विभिन्न लोगों के पास लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। जो विभिन्न लोग होते हैं ना वो लेन देन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो लोहार है ना, उसको अपना लोहा औजार बनाने वाले को बेचना पड़ेगा, या औजार बनाने वाले को लोहे की जरूरत पड़ेगी तो उसके पास जाएगा। तो यानी जैसे आज आप शहर में रहते हो ना, मैक्सिमम लोग शहर में रहते होंगे, या ये वीडियो बहुत सारे लोग गांव से भी देख रहे होंगे, तो शहर में खासियत होती है कि सारे लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं।
ठीक है, सारा काम आप खुद नहीं कर सकते। आपको अगर खाना लेना है तो आपको नीचे उतर के शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बात आई होप आपको समझ आ गई हो। दूसरा, शहर के लोग अपने कार्यों को लेकर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं होते, यानी उनको कहीं ना कहीं गांव के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं समझाता हूँ। गांव के लोग खेती करते हैं, खेती की जो उपज होती है वो शहरों में आती है, तो एक तरह से शहरों के लोग गाँव पे निर्भर है, नहीं है ना निर्भर। समझ आया ना आपको, क्लियर हुआ ना। ज्यादातर आप देखोगे कि जो भट्टे होते हैं, ईंट वगैरह के भट्टे होते हैं, वो भी गांव वाले क्षेत्रों में होते हैं। तो वो जो ईंट है वो सारी की सारी शहरों में आती है, तो इस तरीके से भी निर्भर है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो यानी शहरों के लोग जो होते हैं वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं होते। नेक्स्ट है कि शहरी विनिर्माण के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी। ठीक है, हमारे मेसोपोटामिया में जब शहर जो बसने लगे थे, तो जो, और शहर भी मैं आपको बता दूं सबसे पहले दक्षिणी भाग में बसने लगे थे, तो जो हमारे मेसोपोटामिया में जो भी शहर वगैरह बसने लगे थे, तो उनकी जो भी ज़रूरतें होती थी, पत्थर होते थे मंदिर वगैरह बनाने के लिए, और लकड़ी होती थी, है ना, या जो भी ईंधन वगैरह धातु वगैरह होते थे, वो सारे के सारे हमारे दूसरी जगह से आते थे, या तो गाँव से आते थे या दूसरे देशों से आते थे, ईरान वगैरह से। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते थे, मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहरी जीवन को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना पड़ता था। ठीक है, और इसी वजह से मैं आपको बता दूं वहाँ पर पट्टिकाएं हमें मिली है, और सबसे पहली पट्टिकाएं ज़्यादातर हमें, पुरानी पट्टिका जो मिली है वो हमारे दक्षिणी भाग में मिली है, क्योंकि दक्षिणी भाग में सबसे पहले शहरी जीवन शुरू हुआ था और उनको ही अपना लेखा जोखा रखना पड़ा। ठीक है, देखो जहाँ पर अब देखो बात यह है कि गांव में सारे के सारे लोग जो है अपना काम सारा खुद कर लेते हैं, बट शहर में क्या होता है दूसरों से करवाते हैं, तो लेखा जोखा रखना पड़ता है, तो इसलिए हमें पट्टिका का हिसाब रखना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। मेसोपोटामियाई शहर के लिए जलमार्ग एक महत्वपूर्ण साधन क्यों है जी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं, ये सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा आंसर है इसका, ये आवाजाही का होगा। ये रहा जी। मेसोपोटामियाई शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन होने के कारण क्या क्या है? पहला, पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में जो अनाज, काट, कोयला ले जाना बहुत कठिन था। मतलब यानी जो जानवर वगैरह की पीठ पर रख के या बैलगाड़ी पर डालकर शहरों के अंदर जो अनाज लाया जाता था या काट कोयला लाया जाता था ना, उसको ले जाना बहुत कठिन था। पानी के थ्रू बहुत आसानी से ले जाया जाता था। ठीक है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता था। ठीक है, अनाज और वो बैलगाड़ी पर लाद के रहोगे तो देखो बैलगाड़ी तो बहुत आराम आराम से चलेगी, और वो जो हमारे पशु हैं वो भी बहुत आराम आराम से चलेंगे, पानी एक रफ्तार से आपको लेकर जाएगी, तो ये इसलिए ज़्यादा अच्छा साधन माना जाता था पानी। दूसरा है कि जानवरों को चारा भी खिलाना पड़ता था। अब नदी है, बोट है, बोट को आप क्या चारा खिलाओगे, या नाव जो है ना आपकी जहाँ से ले जाते हो, तो उसको क्या कुछ कोई चारा नहीं खिलाना पड़ेगा, तो सस्ता भी है। दूसरा, शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं थी। तो यानी जो पैसे लगते थे ना, तो शहरी अर्थव्यवस्था इतना पैसा अनाज लाने के लिए नहीं दे सकती थी कि जी अपने जानवरों को चारा भी खिलाना पड़ेगा, है ना, और ऊपर से वो समय भी लगेगा। तो ये जो है वो हमारे शहरी जीवन के लिए ये जो बैलगाड़ियाँ वगैरह है ये सही पर्याप्त साधन नहीं थी, इसलिए पानी का उपयोग करना ज़्यादा सही रहा, और इसी वजह से हमारे जलमार्ग को ज़्यादा अच्छा माना जाता था हमारे मेसोपोटामिया शहरों में। ठीक है, ओके जी, सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि भरत कुमार खोरवाल। मैं इस पे लाइव वगैरह आऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस पे आ जाना, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो जो भी लाइव वगैरह होगा ना, मैं इसी पे आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारा एक चैनल है मेन पॉइंट टेक। बेसिकली इस पे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। बहुत सारे बच्चों ने करे भी हैं, है ना। एक बच्चे का $100 जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी अभी उसका मैसेज आया है कि सर आप ये बता दो कि अपना अकाउंट कैसे अटैच करें। तो यहाँ पर मैं यही बताता हूँ, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हो, मैं किस चीज़ से पढ़ाता हूँ, कौन सा टैब यूज़ करता हूँ, आप यूट्यूब पे दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट बना के कैसे अर्न कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो वीडियो देखना। बेसिकली मेन मोटिव यही है कि आपका फ़ायदा हो। ठीक है, तीसरी बात यह है कि मेन पॉइंट जो स्टडी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। 241 जो है वो के हैं आज। कभी 250 का भरोसा भी नहीं था, आज 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपके सपोर्ट की वजह से है। जो पुराने बच्चे थे जो अब 12th क्रॉस कर चुके हैं, उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक हूँ, और मेरे को पता है कि आप उनसे ज़्यादा सपोर्ट करोगे। ओके, और मैंने वेबसाइट की बात करी है थोड़ी देर पहले। अच्छा, वेबसाइट पे जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना।
बेसिकली इस टेलीग्राम वाले चैनल पे मैं सारी की सारी पीडीएफ वगैरह और जो भी चीज़ें हैं मैं यहीं पर देता हूँ। वीडियो वगैरह का लिंक भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा 97, बट एक्चुअल में अब 4006 बच्चे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, चलो। एंड वेबसाइट की हम बात ही कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक वेबसाइट है www.mainpointstudy.in। गूगल पे मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। एंड यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ऑल दो ना हिस्ट्री में मैंने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के ही नोट्स अपलोड करे हैं, बाकी पोल साइंस के हैं सारे के सारे, तो बाकी भी मैं कर दूंगा। ठीक है, एंड कर दिए होंगे तो आप एक बार वेबसाइट वगैरह चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे नोट्स। दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स का भी बटन है। देखो बात ऐसी है कि जैसे जैसे मैं इस पर नोट्स, अभी तो आपको पता है सब कुछ फ्री है मेन पॉइंट स्टडी पे, हर एक चीज़ फ्री है, नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, है ना, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ फ्री है, वीडियो लेक्चर सब कुछ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो सेम फील्ड में वीडियो बनाते हैं, मेरे से कम सब्सक्राइबर है उनके, 1 लाख भी क्रॉस नहीं किए, बट वो अपने कोर्स से सेल कर रहे हैं। बट मेरे को पता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं। अब मैं अगर सब पे प्राइस टैग लगा दूंगा तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए एक नया तरीका ढूंढा है, कंट्रीब्यूटर्स करके, ये वेबसाइट पे है, यहाँ पर स्कैन करके आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। और ये उन बच्चों के लिए है जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल है। ठीक है, और देखो सपोर्ट कितना बड़ा है छोटा है वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरे को, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते मेरे को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। आप जाओ वेबसाइट पे, टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, सारी वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा जो एक बच्चे को मिलता है जो मेरे को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यह है कि जो बच्चा कर सकता है तो उसके लिए है, क्योंकि फिर आपके लिए तो शायद प्रॉब्लम ना हो, बट जब आप 12th में जाओ या जो आपके जूनियर है जब वो 11th में आए, तो शायद उनको प्राइस टैग देखने के लिए मिले। क्योंकि जब मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा, वीडियो में जो मेरा वेबसाइट है उस पर जब सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, तो मेरे लिए जब मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा इस पर कॉस्टिंग करने का। तो इसलिए आप सपोर्ट ज़रूर करो। देखो कितना छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, सपोर्ट मैटर करता है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सपोर्ट करते हैं मेरे को लगता है यार बच्चा इतना कर रहा है तो मेरे को भी और एफर्ट डालना चाहिए। ठीक है, चलो अब करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। चलो, मेसोपोटामिया में पाई गई पट्टिकाएं किस प्रकार बनाई जाती थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी पूछा जाएगा आपसे। लेखन कला का विकास, ये रहा जी। पट्टिका किस प्रकार बनाई जाती थी? ठीक है, इसमें तो सिंपल स्टोरी है। एक है ना लिपिक होता था, लिपिक मैं आपको बता देता हूँ, जो पट्टिकाओं पे लिख, पट्टिका पता है ना आपको? पट्टिका बेसिकली एक चिकनी मिट्टी से बनी ऐसी कलर की होती थी, और उस पर चिकनी मिट्टी जब गीली होती थी ना उससे लिखा जाता था। ठीक है, और उसको फिर सुखा दिया जाता था, उसको ये बोलते थे हम क्या, पट्टिका। पहले पेपर तो होते नहीं थे, तो ये पट्टिका से काम चलाया जाता था। तो जो पट्टिकाएं है ना किस प्रकार बनाई जाती थी, तो लिपिक वो होता था जो चिकनी मिट्टी पे लिखता था। ये जो मैंने बताया ना, लिखने का काम है लिपिक का होता था। तो लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंद कर और थाप कर ऐसे आकार की पट्टिकाएं का रूप दे देता था जिसे एक आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके। देखो टैबलेट को, इसको इसको है ना इंग्लिश में टैबलेट बोलते हैं। पट्टिकाओं को ऐसे चौकोर जो होती है उसको हाथ में पकड़ना थोड़ा सा आसान होता है, तो इस शेप में वो लगा देता था, उसको बना देता था। लिपिक पट्टी की सतह पर को चिकना कर लेता था और फिर सरकंडे की तीली से, तीखी नोक से उस पर उसकी जो नम चिकनी सतह होती थी उस पर कीलाकार चिन्ह, जिसको हम क्यूनिफॉर्म बोलते हैं, वो बना देता था। मतलब अक्षर बना देता था। ठीक है, अक्षर वगैरह बना देता था। और ये अभी एक अक्षर से रिलेटेड एक नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उस पर हम देखेंगे एक चीज़ और। बट अभी याद रखो कि जो हमारा लिपिक होता था पहले तो आकार देता था चिकनी मिट्टी से, और उसके बाद उसकी सतह को चिकना करके उसको सरकंडे की तीली से उस पर क्यूनिफॉर्म यानी कीलाकार चिन्ह बनाता था। उसके बाद उसे धूप में सुखा देता था, और एक बार सूखने के बाद उस पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था। ये बात तो अपने को पता ही है। ओके, और ठीक है, लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ष कीलाकार हो गए। ये इसको छोड़ दो आप अभी, क्योंकि आएगा आगे। आई होप ये आपको पता चल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। मेन क्वेश्चन तो यही था कि कैसे बनाई जाती है, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेखन प्रणाली की विशेषता बताओ। तो मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली की क्या क्या विशेषता थी, वो भी इसी के अंदर है। ये देखो मैंने बिल्कुल है ना टॉपिक, मैं बता दूं आपको, आपके लिए बहुत आसान कर दिया। मैंने जो चैप्टर भी समझाया था ना, तो भी आपको बिल्कुल पॉइंट्स में कराया कि डायरेक्टली क्वेश्चन आए और आंसर लिख पाओ आप। ठीक है जी, आपसे लेखन कला की विशेषता पूछ लेगा, या आपसे ये पूछ लेगा कि जो मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली थी वो कैसे विकसित हुई समय के साथ, या मेसोपोटामिया के अंदर जो लेखन प्रणाली थी उसकी क्या विशेषता थी। ठीक है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों थी, एक ही बात है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, विशेषता पूछे या महत्वता पूछे एक ही बात है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। तो ये रहा जी आंसर इसका,
कि अच्छा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। मेसोपोटामिया मैंने आपको बता दिया पट्टिका लिखना शुरू हो गई थी, है ना, टैबलेट वगैरह। तो ध्वनि के लिए कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे आप लिखते हो ना ए बी सी डी, जैसे अभी मैं बोलूँ आपको कैट, तो आप क्या करोगे, सी लिखोगे, फिर ए लिखोगे, फिर टी लिखोगे, कैट पूरा ऐसे लिखोगे ना आप, सी ए टी, अलग अलग वर्ड मिला के। बट पहले क्या होता था हमारे मेसोपोटामिया के अंदर, कैट एक ही, मतलब पूरा एक शब्द मानते थे। जैसे कैट लिखना हो तो कैट का एक पूरा अलग वर्ड होता था, काउ का एक अलग होता। अभी जैसे कैट और काउ दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, बट उस टाइम ऐसा कुछ कॉमन वॉमन नहीं हुआ करता था। तो कितना मतलब इतने सारे वर्ड याद रखने पड़ते थे, है ना। तो एक ये विशेषता थी उसकी। दूसरा, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह हुआ करते थे। सूखने से पहले इन्हें गीली मिट्टी पर लिखना होता था, है ना, वो चिकनी मिट्टी जो होती थी ना गीली टैबलेट वाली, उस पर लिखना होता था। और लेखन के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। और मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया में बहुत कम जो होते थे लोग, वो पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। और क्योंकि देखो बात यह है कि जो हमारे लेखन कला का काम है ना, वो बहुत ज़्यादा कठिन होता था, तो इसलिए बहुत कम लोग जो हैं वो साक्षर बन पाते थे, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता बताइए। जो मेसोपोटामिया है उनके मंदिरों की विशेषता बताइए। ये भी सिंपल सीधा आंसर है इसका। तो जी ये रहा जी, मेसोपोटामिया के मंदिर की विशेषता है, ठीक है। चलो जी, तो ये मेसोपोटामिया के मंदिर है, ओके। एंड जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार अपने फ़ोन को, क्योंकि कॉल वगैरह आ रहे हैं। चलो, अब आ जाते हैं मेसोपोटामिया के मंदिर की विशेषता बताते हैं। तो पहला जो है वो ये है कि सबसे पहला ज्ञात मंदिर है ना, एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। अभी तक जो हमें मेसोपोटामिया में सबसे पुराना मंदिर मिला है ना, वो कच्ची ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। और इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता था, जैसे कि उर, जो कि चंद्र देवता थे। एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे मेसोपोटामिया में उर एक जगह का नाम भी है मेसोपोटामिया में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे चंद्र देवता थे उनको उर कहा जाता था, और जो हमारी प्रेम और युद्ध की देवी थी उनको इन्नन्ना कहा जाता था, ठीक है। चलो, यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि इनके खुले आंगन को चारों ओर कई कमरे बना दिए गए। पहले ऐसा होता था, फिर यहाँ पर मंदिर, यहाँ पर रूम, यहाँ पर रूम, ऐसे तो बड़े होते गए इनका एरिया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, मतलब घरों जैसे बनाए जाते थे, क्योंकि मंदिर किसी देवता का घर हुआ करता था, ठीक है। देवता का भी घर हुआ करता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो शासक वर्ग है ना, कुछ कुछ जो मुखिया वगैरह होते थे वो भी यहीं पर रहते थे। और जो पादरी वगैरह है, पादरी कह रहा हूँ सॉरी, पंडित वगैरह है, वो भी इन्हीं क्षेत्रों में रहा करते थे, इन्हीं मंदिर में रहा करते थे। तो इसलिए इनको घर की तरह ही बनाया जाता था, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ ये थी, उनको ये भी मानते थे लोग कि जो हमारे देवी देवता हैं वो भी, उनको भी घरों की ज़रूरत है, वो भी हमसे अलग नहीं है, वो भी, उनको भी घरों की ज़रूरत है। तो इसलिए उनका बिल्कुल घरों जैसा बनाया जाता था उनका मंदिर भी, ठीक है, देवी देवता का। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ अंतराल के बाद भीतर के और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। अच्छा, मैं इसको दिखा देता हूँ। जब मैं आपको ये बात दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा अंदर और बाहर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। जो दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, मंदिर की जो दीवार है ना, ये जैसे यहाँ पर गई, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की, ऐसे 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 मुड़ी हुई होती थी, ठीक है जी। ये तो बड़ा सिंपल पॉइंट है, क्लियर हो गया होगा आई होप। अभी तक देखो कोई भी ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं देखा, सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की व्याख्या करें और परिवार और विवाह के बारे में बताइए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेसोपोटामिया में जो हमारे ये नीचे आएगा इसका आंसर, ये रहा जी। पहले तो यहाँ पर सिंपल सा ही बता दूं कि मेसोपोटामिया में ना एकल परिवार हुआ करता था। एकल परिवार यानी माता पिता और उनके बच्चे रहा करते थे, ठीक है। परंतु कभी कभार ऐसा भी हुआ करता था कि शादी के बाद जो है वो जो शादीशुदा बेटा है और उसकी जो वाइफ है वो भी अपने माता पिता के साथ रहते थे, ओके। जो पिता होता था वो घर का मुखिया होता था, जैसे आज भी माना जाता है, ठीक है। और विवाह के लिए क्या सिस्टम हुआ करता था, तो विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। लड़के के पेरेंट्स जो है वो बोलते थे कि जी हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। फिर वधू के जो लड़की के माता पिता होते थे ना, वो अनुमति देते थे, सहमति देते थे। अगर वो हाँ बोलते थे तो शादी आगे बढ़ाई जाती थी, नहीं तो कैंसिल कर दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे, लड़के वाले आकर लड़की को कुछ उपहार देते थे, ठीक है। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वह साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे, ठीक है।
बातचीत हो जाती थी, उपहार का लेन देन होता था, खाना खाते थे, है ना, मंदिर में, और फिर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधु को उनकी सांस लेने आती थी, मतलब बेसिकली जब शादी हो जाती थी तो जो उसकी सांस होती थी ना लड़की की, वो लेने आती थी उनको, तब वधु को अपने पिता द्वारा दाय का हिस्सा दिया जाता था। दाय का हिस्सा का मतलब एक तरह से मैं इसको इजी करने के लिए डाउरी बोल दूं। डाउरी मतलब दहेज बोल दूं, दहेज सही रहेगा ये वर्ड, ठीक है। तो एक तरह से दहेज दिया जाता था उसको, ऑल तो गलत है, ठीक है, बट अब ये 7,000 साल पुरानी बात हो रही है, अब मैं क्या कहूँ इस पे, है ना। तो ये डाउरी दी जाती थी, ठीक है। और अच्छा एक और बात, जो डाउरी मतलब कुछ पैसे वगैरह, कुछ आभूषण वगैरह दिए जाते थे, ठीक है। बट जो पुत्र होता था ना, उसको एक्चुअल में घर का हिस्सा मिलता था, खेत वगैरह, घर, पशुधन, उसको लड़के को वो मिलता था, लड़की को सिर्फ उपहार दिए जाते थे और पैसे दिए जाते थे। पैसे तो शायद उस समय नहीं, मुद्रा वगैरह आप कह सकते हो, वो दी जाती थी, और साथ ही में उनको गहने दिए जाते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उर नगर की विशेषता बताइए, ठीक है। उर नगर की क्या क्या विशेषता थी, यह आ सकता है उर की और मारी की, मारी की विशेषता भी पूछे। देखो उर की, पहले उर की उसकी बात कर लेते हैं हम। ये लीजिए, उर नगर की क्या विशेषता थी, ठीक है। इसका थोड़ा बड़ा सा आंसर है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो सुनो। अच्छा, उर नगर की क्या क्या विशेषता थी, और आपसे है ना एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि उर नगर की नगर नियोजन व्यवस्था बताओ, या उर नगर में घर क्या किस प्रकार के होते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया के घर की विशेषता बताओ, ठीक है, या नगर नियोजन बताओ मेसोपोटामिया का। ओके, वर्षा के टाइम में मेसोपोटामिया के नगरों की क्या अवस्था होती थी वो बताओ। ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, आंसर सेम ही अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, 1930 के दशक में हुई खुदाई से यह पता चला कि उर में सकरी व टेढ़ी मेढ़ी गलियां होती थी, जिसका अर्थ यह है कि वहां पर जो पहिए वाली गाड़ियां होती थी ना, वो घर के अंदर नहीं पहुंच पाती थी। इसका मतलब ये है कि गधों से लाद कर घरों तक ले जाया जाता था। मतलब ये बोला गया है कि 1930 में जब खुदाई स्टार्ट हुई उर नगर में, मेसोपोटामिया के अंदर, मैंने बोला ना, उर जो है वो हमारे कौन थे, वो चंद्र देवता भी थे, और उर नगर का नाम भी है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो 1930 में क्या हुई थी, जब खुदाई हुई थी तो हमें अपने को पता चला कि वहां पर बहुत टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी और बहुत छोटी छोटी गलियां थी। तो जो पहिए वाली गाड़ी है वो अंदर जा नहीं पाती थी, तो क्या करते थे, गली के भारी पहिए वाली गाड़ी को उतारते थे, एक गधा लाते थे, गधे के ऊपर सामान लाद देते थे और फिर घरों तक पहुंचाते थे। समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि पतली और घुमावदार गलियों से यह भी पता चलता है कि नगर में जो उर नगर में जो नगर नियोजन पद्धति था उसका अभाव था, यानी नगर नियोजन पद्धति का वो था, आभास था, मतलब अच्छी नहीं थी, आप कह सकते हो। नगर नियोजन नहीं किया गया था, मतलब नगर को बनाने से पहले, गलियों को बनाने से पहले सोचा नहीं गया था। बट आपने, आपको पता नहीं अभी तो नहीं, 12th क्लास में मेसोपोटामिया के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में भी आएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में। ये भारत की सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया जो है वो इराक की सभ्यता इस टाइम आप कह सकते हो ना, वैसे भारत की सभ्यता जो थी वो हमारी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोला जाता है। वहाँ पर गलियाँ एक नंबर थी। हमारे भारत के जो पुराना भारत आप देखोगे ना, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के टाइम का, एक नंबर गलियाँ थी। बट यहाँ पर गलियाँ जो थी वो सही नहीं थी, ठीक है। गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं होती थी जैसे कि हमें मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी, बल्कि नालियाँ उर नगर के घरों के भीतर आंगन में पाई जाती थी। आप अगर देखोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 12th क्लास में जो है चैप्टर नंबर 1 ही है इसका, मोहनजोदाड़ो का, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो मोहनजोदाड़ो के अंदर जो गलियाँ होती थी ना, नालियाँ होती थी, वो घरों के बाहर से जाती थी ताकि गंदगी ना हो। बट हमें ऐसा नहीं देखने के लिए मिला उरनगर में, जो कि मेसोपोटामिया के अंदर है। नालियाँ जो हैं बिल्कुल घर के अंदर से जाती थी, जिससे थोड़ा गंदगी और स्मेल वगैरह रहा करती थी। तो मतलब नगर नियोजन अच्छा नहीं था। मैंने बोला ना आपसे नगर नियोजन का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बोलना कि मेसोपोटामिया के अंदर पतली पतली गलियाँ थी, जिससे हमें पता चलता है कि नगर नियोजन का अभाव था, वैसा नहीं था जैसा हमें मोहनजोदाड़ो में देखने के लिए मिला, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि घरों की छत पर ढलान के भीतर की ओर होती थी, मतलब बीच की, मतलब है ना एक तरह से ढलान होती थी, घरों के भीतर ढलान होती थी। वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो वर्षा का पानी है वो गलियों तक ना जा पाए, ठीक है। वो घर के अंदर ही एक हौज, मतलब होदी जैसा इलाका बना दिया जाता था, तो वहीं पर चला जाए वो, और गलियों में ना जा पाए, क्योंकि गलियां पहली पतली होती थी, अभी कीचड़ कीचड़ हो जाता था। तो यही बात लिखी हुई है, वर्षा का पानी भरकर कच्ची गलियां कीचड़ से ना भर जाए, इसलिए ना बेसिकली घरों की छतों की ढलान जो होती थी भीतर वाले एरिया में होती थी, ठीक है। लोग जो होते थे वो घरों का सारा कूड़ा गलियों में डाल देते थे। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि जो गलियां होती थी ना, उनकी सतह जो होती थी वो ऊपर की ओर उठी हुई होती थी, ठीक है। जैसे कि आप देखो, मान लो ये गली है, इसमें मैंने कूड़ा डाला, हर जगह कूड़ा डालूंगा तो फिर ऐसे हो जाएगा ना, थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है।
तो और इसीलिए मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ टाइम पे क्या होता था, घरों की दहलीज भी उठा दी जाती थी। ठीक है, घरों की दहलीज क्यों उठा दी जाती थी? अब देखो कूड़ा बिल्कुल आपकी गली के बिल्कुल ऊपर की सतह तक आ गया, आपका घर नीचे की साइड है, मतलब समझ रहे हो ना आप? आपका घर घर का गेट खोलते हो तो आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखता है, तो आप क्या करोगे, घर की दहलीज उठा दोगे। ठीक है, अपने घर में थोड़ा सीमेंट वगैरह लगा के उसको ऊपर उठा दोगे थोड़ा सा, ऐसा ऐसा कर दिया गया था मेसोपोटामिया में। ठीक है जी, तो यही लिखा हुआ है, दहलीज को भी ऊपर उठाना पड़ता था। चलो नेक्स्ट है कि घरों के अंदर जो होते थे हमारे वो रोशनी व खिड़की नहीं होती थी। अंदर के ये रोशनी, ओके, घरों के अंदर रोशनी खिड़कियां से नहीं बल्कि दरवाजों से होकर आती थी, जिससे परिवार की गोपनीयता बनी रहे। इसका मतलब है वहाँ पर जो खिड़कियां होती थी वो नहीं होती थी, दरवाजे जो होते थे वहाँ से ही रोशनी आती थी। ठीक है, और ये एक और अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के घरों के अंदर क्या अंधविश्वास माने जाते थे। तो मैं आपको बता दूं, घरों की दहलीज उठी होना धन व दौलत आती थी, कुछ लोग मानते थे। ऑल दो ये कूड़ा वगैरह के लिए किया गया था, बट फिर भी बहुत सारे लोग मेसोपोटामिया के अंदर मानते थे या उर नगर के अंदर मानते थे कि घरों की दहलीज जितनी उठी हुई हो उतने ही पैसे आते हैं। आज भी आप देखोगे बहुत सारे लोग घरों की दहलीज उठाकर बनवाते हैं। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि सामने का दरवाजा अगर दूसरे के घरों की ओर ना खुलकर खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता था, लेकिन घर का मुखिया जो मुख्य दरवाज़ा होता था वो अच्छा पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। जैसे आपका घर का गेट है, आप खोल रहे हो, तो सामने भी किसी का गेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, और वो अंदर की तरफ वो दूसरे के घर की ओर ना खुले, मतलब बाहर की तरफ ना खुले गेट। ठीक है, सामने अगर किसी का घर है तो बाहर की तरफ ना खुले खुले, बट जो मेन दरवाजा होता था ना वो बाहर की ओर खुले, तो ये माना जाता था कि पत्नी और पति के बीच में कलेश होगा। ठीक है, मुख्य दरवाजा, बाकी दरवाजा अगर बाहर की तरफ खुले तो ये गलत माना जाता था, बट जो मुख्य दरवाजा अगर वो बाहर की तरफ खोले तो वो और भी ज्यादा गलत माना जाता था, मतलब पति पत्नी के बीच में कलेश होगा ऐसा वाला। ठीक है, और उर नगर में कब्रिस्तान भी था। ठीक है, जहाँ पर शासकों की समाधि थी, परंतु हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोग तो उर के अंदर अपने घरों के नीचे ही बहुत सारी कब्रों को गाड़ दिया करते थे। ठीक है, चलो आते हैं जी मारी नगर की विशेषता पे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे लेखन प्रणाली की क्या क्या देना। पहले ये देख लेते हैं, छोटा आंसर है और इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ये, क्योंकि मारी नगर, अच्छा ये वाला रह गया यार, किसान किसान और गडरिया के बीच में हमारे मारी मारी की ही बात करते हैं। तो मारी एक क्षेत्र था जहाँ पर किसान और गडरियों के बीच में ना लड़ाई चलती रहती थी, झगड़े होते रहते थे। तो इसका क्या कारण था? तो ये देखो, ये लिखा पहला ही पॉइंट मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2000 ये यहाँ से पढ़ते हैं हम। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो किसानों तथा गडेरियों के बीच झगड़ा होने के कारण गडेरिया कई बार भेड़ बकरी, अब मैं इसको समझा देता हूँ, जो जैसे खेत है, गडरिया वो लोग होते थे जो जानवर वगैरह पालते थे। ठीक है, तो ये खेत है किसान का, ये गडरिया और यहाँ पर नदी है। तो क्या होता था, कई बार हमारे जो गडरिया हैं वो क्या करते थे, अपने भेड़ बकरी को पालने पिलाने के लिए जो बोए हुए खेत हैं उनसे चले जाते थे, जिसकी वजह से किसान की फसल खराब हो जाती थी और ये लड़ाई की वजह बन जाती थी। और दूसरी बात है कि जो हमारे गडरिये होते थे वो खाना बदोश होते थे, कभी कभार किसान के घरों के आसपास जो भी उनका अनाज होता था, जो उन्होंने इकट्ठा करा होता था, वो लूट लेते थे। तो इसलिए जो किसान है और हमारे गडरियों के बीच लड़ाई बनी रहती थी। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो किसान है ना, वो कभी कभार इतना गुस्सा हो जाते थे कि वो अपने जो खेत है ना उससे ले जाने नहीं देते थे पशुओं को, तो इसकी वजह से भी लड़ाई होती थी। क्योंकि नदी तक तो जाना था हमारे गडरियों को, बट हमारे किसान जाने नहीं देते थे। मेसोपोटामिया के बोलते थे नहीं जी, जाना नहीं है आप बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि हमारी फसल खराब हो जाती है। तो ये 3 वजह थी जिनकी वजह से मेसोपोटामिया के अंदर लड़ाई बनी रही हमारे गडरिया और किसानों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मारी नगर की विशेषता बताइए। ठीक है, चलो मारी नगर की विशेषता हम करते हैं। तो मारी नगर की क्या क्या विशेषता थी, ये जो है वो यहीं से स्टार्ट है वैसे तो। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा मारी नगर की विशेषता ही लिखी हुई है मैंने। ओके, चलो क्या क्या विशेषता थी वो, किसान और गडरी। आप ये लिख सकते हो कि मेसोपोटामिया के अंदर जो मारी नगर था हमारा, वहाँ पर किसान और गडरियों के बीच लड़ाई होती थी, झगड़ों के कारण भी मैंने बता दी। ये तो एक पॉइंट बन ही गया आपके लिए। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, लिख क्या सकते हो, लिखना है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शाही राजधानी के रूप में फला फूला। ठीक है, तो आपको ये लिखना है पहला पॉइंट कि मारी नगर जो था हमारा वो 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है वो शाही राजधानी के रूप में उभरा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ना थोड़ा टर्बो मोड पे लगा दूं, क्योंकि मेरे लैपटॉप से थोड़ा सा ज़्यादा हीट निकल रही है। ठीक है, चलो
ओके जी, तो 2000 ईसा पूर्व के बाद जो मारी शहर था उसकी राजधानी के रूप में, शाही राजधानी के रूप में फला फूला। दूसरा पॉइंट है कि मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही लोग जो थे वो रहा करते थे, ठीक है, बट ज़्यादातर लोग जो थे वो पशुपालन करते थे, भेड़ बकरियां पालते थे, ठीक है। और पशुपालक जो पशुचारक होते थे उनके बीच में और किसानों के बीच में भी आदान प्रदान चलता रहता था। जो पशुचारक वगैरह होते थे वो अनाज, धातु और औजार आदि की ज़रूरतें पड़ती थी उनको, तो वो क्या करते थे, जो अपने या तो जानवरों की खाल वगैरह, उनका चमड़ा या उनका पनीर वगैरह, वो क्या करते थे, वो या मांस वगैरह वो किसानों को दे देते थे और किसानों से औजार ले लेते थे या अनाज ले लेते थे, ठीक है। चलो, और वो किसान और इनकी लड़ाई तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मेसोपोटामिया में बहुत समुदाय बाहर से आकर भी बसते थे। ये मत लिखना, ये थोड़ा सा मैंने अलग से बताया है, ये था तो मारी के अंदर ही, बट ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। या ये लिखना है आपको कि मारी के जो राजा थे वो एमेराइट समुदाय के थे, ठीक है। एमेराइट एक समुदाय था जो कि बाहर से आया था, ये भी बात याद रखना आप, ठीक है। और उनकी पोशाक जो होती थी, मैसो जो हमारे मारी के राजा, जो एमेराइट समुदाय के राजा थे ना, उनकी जो पोशाक होती थी वहाँ के मूल निवासियों से अलग होती थी। और ये जो हमारे मारी के राजा थे वो अच्छे थे, क्यों? क्योंकि वो अपने मेसोपोटामिया के देवी देवता की भी पूजा करते थे, ठीक है। और अपने जो स्टेपी क्षेत्र के देवता हैं डैगन, अच्छा स्टेपी क्षेत्र क्या आ गया, ऐसा क्यों है? क्योंकि एमेराइट है ना, ज़्यादातर वो लोग होते थे जो अपने जानवर पालते थे, ठीक है। और जानवर जो पालने वाले लोग हैं वो हमारे मेसोपोटामिया के किस क्षेत्र में रहते थे? उत्तर क्षेत्र में, जहाँ पर क्या थे, स्टेपी के मैदान थे। और स्टेपी के मैदान के जो देवता थे वो डेगन थे। तो ये मारी साम्राज्य के जो राजा थे, एमेराइट समुदाय के राजा थे, वो मेसोपोटामिया के एर इनन्ना, इनकी तो पूजा करते थे, उर इनन्ना, और साथ ही में हमारे डेगन जो कि स्टेपी क्षेत्र के देवता थे उनकी भी पूजा करते थे, ठीक है। चलो, बाकी ये सारी की सारी पॉइंट है कि जो मारी के राजा थे वो हमेशा क्या करते थे, ये जो गडरिये होते थे इन पे नज़र वगैरह रखते थे, ठीक है। चलो, और बाकी ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो कि मारी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था। जो हमारी फरात नदी थी ना, वहाँ से लकड़ी, रांगा, तांबा, तेल, ठीक है, और मदिरा वगैरह तुर्की, सीरिया, लेबनान लाई और ले जाई जाती थी, वहाँ से आई जाती थी और ले जाई जाती थी। आपको पता है शाही राजधानी थी वो, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मारी के अधिकांश जलपोतों पर जो हमारे अधिकारी जो थे वो जाया करते थे, और जो सामान लादा हुआ था हमारे जलपोतों पे, यानी आप कह सकते हो बोट वगैरह पे, उनकी जांच करते थे। और उसके लिए वो 10% टैक्स वसूलते थे जो भी चीज़ें डली हुई होती थी। अच्छा, एक चीज़ आपको ये लिखनी है, अगर मान लो एक मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ जाए, अच्छा ये पॉइंट भी डाल देना कि मेसोपोटामिया सैनिक दृष्टि से इतना प्रबल नहीं था, ठीक है, बस ये वाला पॉइंट। और बाकी ये मैं एक नंबर में बता रहा हूँ, ऑल दो ये मारी की विशेषता में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि कुछ पट्टिकाएं जो है वो साइप्रस का द्वीप, एक साइप्रस जो था वो था एक एरिया था, उसका एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम था अलाशिया। अलाशिया का जो तांबा था ना, उसका भी उल्लेख किया गया है बहुत सारी पट्टिकाओं में, और वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। और यह द्वीप उस समय तांबे और टिन के व्यापार के लिए मशहूर था, और तांबे और टिन से हमारा रांगा बनाया जाता था। ये बात भी आप याद रख सकते हो एक मार्क्स में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, या रांगा जिसको हम कांसा भी कहते हैं, ठीक है। और कांसे का प्रयोग 3000 ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ था, या 3000 ईसा पूर्व के युग में शुरू हुआ था हमारा कांसे का प्रयोग, ओके। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन, लेखन कला की देन बताइए। मेसोपोटामिया में लेखन कला की क्या क्या देन थी, ये एक लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। लेखन कला की क्या देन थी? सबसे पहले तो माना जाता है कि मेसोपोटामिया में दुनिया की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने क्या किया था, गणित वगैरह को और काल गणना को किया था। मतलब गणित वगैरह और काल गणना में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान मेसोपोटामिया के लोगों का या मेसोपोटामिया का माना जाता है, ठीक है। और हमें 1800 ईसा पूर्व में कुछ ऐसी पट्टिकाएँ, इतनी पुरानी 1800 ईसा पूर्व के आसपास हमें कुछ पट्टिकाएँ वगैरह मिली है, ओके, जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएँ, वर्ग वगैरह वगैरह दे रखा है। मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स इक्वेशन वगैरह दे रखी है, सारणी वगैरह दे रखी है, जिससे हमें लगता है, पता चलता है कि मैथ्स में भी वो अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी देन है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा करने में वो 12 महीने, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, साथ ही में एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये भी माना जाता है कि मेसोपोटामिया की ही देन है, ठीक है। और साथ में जब कभी सूर्य चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। मतलब मेसोपोटामिया के अंदर
सूर्य ग्रहण को भी पर भी नज़र रखी जाती थी। तो इसका मतलब है कि सूर्य ग्रहण और ये सारी की सारी चीज़ें भी जो है वो मेसोपोटामिया की देन मानी जाती है, कि इन्होंने इनका ब्यौरा रखना शुरू किया था। ज्वार भाटा वगैरह होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा जियोग्राफी में शायद आपने पढ़ा हुआ हो, क्लास 10th में या 9th 8th में पढ़ा हो, या साइंस में भी पढ़ा हुआ होगा। तो मेसोपोटामिया की देन क्या क्या है? सबसे पहले तो गणित और कालगणना मेसोपोटामिया की देन मानी जाती है। ओके, और मैथ्स में भी जो हमें 1800 ईसा पूर्व की कुछ पट्टिका मिली है, जिससे हमें पता चला है कि वो गुणा भाग वर्गमूल ये सारी की सारी चीज़ें करा करते थे उस समय भी। और साथ में एक साल में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, एक हफ्ते में 7 दिन, और एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, ये भी मेसोपोटामिया की देन है। और जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होता था ना, उनका भी ये ब्यौरा रखते थे। कुछ ऐसी पट्टिकाएं मिली है जिससे हमें पता चला ये। तो तारे मंडल की स्थिति भी ये उस पर भी पूरी की पूरी नज़र रखते थे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हो, आज भी हम देखो नासा वगैरह यही तारों वगैरह पे और सारी की सारी चीज़ों पर नज़र रखती है। तो ये भी उनकी देन मानी जाती है, ठीक है जी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका। अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटा, समझ लो आप बहुत दिक्कत में चल रहे हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी जो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है जी। और साथ ही में हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट टेक, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। तो आप ये वाला चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं यही बताता हूँ स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, आप लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, देखो नीचे की तरफ मिल जाएगी। फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से कैसे बना सकते हो, नोट से कैसे अर्न कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इस चैनल पर बता रखी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो का फ़ायदा उठाना, इस चैनल का फ़ायदा उठाना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।